हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास सिक्स हिस्ट्री की एनसीईआरटी का फिफ्थ चैप्टर करने वाला है, दैट इज किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। सी, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा कि वेदास कहाँ से आए। ठीक है, हमने मैरी की स्टोरी के बारे में भी जाना, जिस तरीके से मैरी को वेदास वगैरह के बारे में पता लगा। तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। हमने ये पढ़ा कि वेदास आए इंडिया में, वेदास कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में आई थिंक हमने थोड़ा बहुत पढ़ा पिछली वीडियो में, पिछली चैप्टर में टू बी स्पेसिफिक। ओके, तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। और यू कैन से टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं आपको पिछले चैप्टर के बारे में बताऊं, पिछला चैप्टर वाज अबाउट अर्ली वैदिक टाइम पीरियड। अब कहोगे सर, ये अर्ली वैदिक टाइम पीरियड क्या है? आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है टाइम पीरियड्स के बारे में अच्छे से। मैंने बल्कि पिछली वीडियो में एक चार्ट भी बना रखा था मोस्ट प्रोबेबली। जैसे कि एक हड़प्पन टाइम पीरियड था, हड़प्पा के बाद आर्यंस आए। आर्यंस जब आए, आर्यंस का जो फर्स्ट फेज था उसे क्या कहा जाता था? आर्यंस के फर्स्ट फेज को कहा जाता था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड। यहाँ पे बस लोग आए थे, ट्राइबल थे, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव जिंदगी थी। मतलब बहुत बड़े बड़े राजा नहीं थे, काइंड ऑफ एक होता नहीं, ग्रुप लीडर टाइप ही एक राजा होता था, उसे राजा की जगह राजन का टाइटल दे दिया गया था कि भाई ही इज़ द राजन, और यू कैन से ही इज़ द लीडर ऑफ आवर ट्राइब। कुछ ऐसा राजा होता था। आई मीन एक वो आपने देखा होगा राजा का बहुत बड़ा महल, ये वो, सो इतना लग्जरी कुछ नहीं था इन द अर्ली वैदिक टाइम पीरियड। अब हम आएंगे इस चैप्टर पे जो कि लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताएगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली वैदिक टाइम पीरियड? अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गांव टाइप वाले लोग हैं, ठीक है, वो डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, वो अभी सिर्फ गांव वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में बड़े बड़े किंगडम्स राइज होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने मगधा के बारे में सुना होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। आपने चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में सुना होगा। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत लेट आने वाला आदमी है, उससे पहले अभी हम मगधा वगैरह के बारे में जानेंगे। महाजनपदास के बारे में आपने सुना होगा, जनपदास, महाजनपदास, ये सब सुना होगा। अब जो ये महाजनपदास, जनपदास, थोड़ा बहुत मगधा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ दिस टाइम पीरियड इज नोन एज लेटर वैदिक टाइम पीरियड, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी फार एडवांस्ड than the people, or you can say than the kingdoms that were in the early Vedic time period. वहाँ पे तो kingdoms भी नहीं थे, बस tribes ही थी, ठीक है। यहाँ पे proper kingdoms हो गए, राजाज हो गए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट स्टोरी एज यूजुअल, जो हमारी बुक में होती है, इलेक्शन डे। Okay, now this boy is Shankaran. Wait a second, can you just see him? No. Okay, wow. Okay, okay. Now this boy right here is Shankaram, ठीक है। आई थिंक शंकर, क्या नाम है इसका? शंकरन। नाउ दिस बॉय इज शंकरन, ठीक है। शंकरन सुबह उठता है, सो के उठता है, और जैसे ही वो सो के उठता है, वो बाहर देखता है अपने दादा दादी को। वो बड़े एक्साइटेडली, बड़े जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है, और लगे होते हैं बोलने, यार जल्दी करो यार, हमें फर्स्ट होना है, हमने सबसे पहले वोट देने जाना है। हम विश आई थिंक एक स्टेटमेंट यूज़ की गई है, नहीं ये चलो वो बाद वाली स्टेटमेंट है। ये बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमने फर्स्ट जाना है, हम फर्स्ट होने चाहिए वोट डालने वाले आज के दिन, ठीक है। बहुत एक्साइटेड होते हैं ये दोनों। अब शंकरन सोचते हैं कि यार ये क्यों इतने एक्साइटेड है। फिर शंकरन को याद आता, अच्छा आज इलेक्शंस है, ठीक है। शंकरन को ये चीज़ याद आती है, अच्छा आज इलेक्शन है, इस वजह से ज़्यादा एक्साइटमेंट में है मेरे दादा दादी। ओके, साथ में दादा दादू के से दादू एक स्टेटमेंट देते हैं कि वी कैन चूज़ आवर ओन लीडर्स टुडे, ठीक है। शंकरन वाज लाइक ओके, हाँ आज शायद वोटिंग है, आज हम अपने प्राइम मिनिस्टर या जिसको भी चूज़ करते हैं, तो आज ऐसा डे है। अब आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, ये क्या हो रहा है, ठीक है। शंकरन इज जस्ट बॉय, लिटिल बॉय, सो के उठ रहा है, वेयर इज दादा दादा दादी इतना एक्साइटेड है कि ओ माय गॉड, आज तो हमने अपना लीडर इलेक्ट करना है, आज तो हमने सरकार को जिताना है, मतलब अपने कैंडिडेट को वोट देना है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं दादू और दादी, ये क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। दादू और दादी अपने किसी राजा को चूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। अपने किसी पॉलिटिकल लीडर को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अपने किसी नेता को चूज़ करें कि मैं इसको जिताऊंगा और इससे मैं अपना यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा, इसको मैं अथॉरिटी देता हूँ कि ये हमारे को रूल करेगा, ठीक है। मतलब क्या करे, दादा एंड दादी आर चूजिंग देयर ओन रूलर, चूजिंग देयर ओन राजा, ठीक है। राजा को चुन रहे हैं कौन? दादा दादी। कैसे? वोट दे के। ये आजकल का सिस्टम है, ठीक है। बस ये स्टोरी के बारे में यही चीज़ लिख रखी है, ठीक है। तो ये आजकल का सिस्टम है जहाँ पे हम अपने राजा को चूज़ करते हैं, लेकिन से अपने यू कैन से प्राइम मिनिस्टर और द फर्स्ट पर्सन को चूज़ करते हैं कि भाई ये बनेगा हमारा, यू कैन से ये हमें रूल करेगा अगले 5 साल के लिए। और जो ये वाला सिस्टम है वोटिंग के थ्रू जो हम चूज़ करते हैं, ये बड़ा नया सिस्टम है, ठीक है। ये भी रिसेंटली आई थिंक 100-200 साल पहले ही इन्वेंट हुआ है। 200 साल भी मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि अमेरिका में बहुत पहले हो चुका था इन्वेंट। बाकी ये इट्स अ वेरी रीसेंट कंसेप्ट, ठीक है। इंडिया डेमोक्रेसी तो अभी आई थिंक 75-76 कुछ ऐसे ईयर्स हुए अभी हमें। ओके, तो अभी हमारे लिए तो बहुत रीसेंट है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि चलो आज के टाइम पे तो हम अपने रूलर्स को सिलेक्ट करते हैं वोट वगैरह करके इलेक्शन के थ्रू। पुराने टाइम में लोग कैसे वोट किया करते हो, कैसे अपना राजा सिलेक्ट किया करते हो? ओके, ओके, चूजिंग अ लीडर, ये सब कुछ हो गया लास्ट 50 years। सो अराउंड 3000 years ago some men came to recognize his rajas by performing big sacrifices। 3000 साल पहले कई लोग राजा कैसे बनते थे? बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे वो। सेक्रीफाइसेस मतलब कई यू कैन से
बलि वगैरह देते थे चीज़ों की, सैक्रिफाइस करते थे, तब जाके वो राजा बनते थे। अब वन ऑफ द मोस्ट फेमस सैक्रिफाइस और मोस्ट फेमस रिचुअल जो हमारी ऋग्वेदा में दिया हुआ है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ऋग्वेदा में, दैट इज द अश्वमेधा और द हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन ऑफ सच रिचुअल। ठीक है, अश्वमेधा। अश्वमेधा क्या सैक्रिफाइस, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। अश्वमेधा एक बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से सैक्रिफाइस है, ऐसा नहीं कि हर कोई तीसरा आदमी कर सकता है। ठीक है, अश्वमेधा इज़ अ वेरी इलैबोरेट और अ वेरी डिटेल्ड और यू कैन से बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सैक्रिफाइस है, कॉम्प्लेक्स सा रिचुअल है। इसे कौन करता है? वैसे यूजुअली राजा ही करते हैं। अब कैसे करते हैं राजा, क्या होता है इसमें, मैं आपको अब बताता हूँ। ओके, हॉर्स वॉज लेट लूज। देखो, इसको मैं अच्छे से इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वेट अ सेकेंड। ओके, हाँ, बस आप ये मान लो, जो ये रेड वाला ये रेड वाला एरिया ना, जो मेरी पिक्चर के पीछे है। ठीक है, नाउ दिस इज द किंगडम ऑफ अ राजा। ठीक है, ये राजा का राज्य है। ठीक है, अब राजा क्या करता था? राजा एक घोड़े को लेता था, उसे बोलता था भाई तू जा, भाग जा, फ्रीली भाग जा। राजा घोड़े को बोल दिया यू कैन जस्ट फ्रीली रन, फिर घोड़ा भाग जाता था। ठीक है, अब मान लो घोड़ा जहाँ जहाँ पे जा रहा है, जिन जिन किंगडम के थ्रू जा रहा है, ठीक है, मान लो ऐसा हो गया, देखो ये जैसे घोड़ा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, और भी इसके अंदर कोई छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे राजाज थे। ठीक है, अब मान लो ये जो घोड़ा यहाँ यहाँ से चलेगा, ठीक है, जो घोड़ा जिस जिस रास्ते से घोड़ा गया, अब वो राजा की नई बाउंड्री बन जाएगी। राजा का जो यू कैन से किंगडम था, उसकी ये नई बॉर्डर और यू कैन से नई बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ से घोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब मान लो देखो घोड़े ने क्या किया, तीन किंगडम्स को की बाउंड्री को पास क्रॉस कर दिया, और फिर जाके ये वापस आ गया, अपने अपने राज्य के अंदर आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि हाँ, तो जो ये राजा, ये जो छोटे छोटे राजा, ये क्या रोकेंगे नहीं इसको? तो राजा क्या करता था, जो ये हमारा मेन राजा है, ठीक है, ये मेन राजा क्या करता था, जो अश्वमेधा यज्ञ कर रहा है, ये आदमी क्या करता था, ऐसा करो पहले तो घोड़ा जाएगा आगे, उसके पीछे अपनी पूरी में आर्मी भेज देता था। ठीक है, इन केस मान लो किसी घोड़े किसी राज्य, किसी छोटे मोटे राजा ने इस घोड़े को रोक दिया, बोले भाई ये मेरी कंट्री है, मेरा किंगडम है, इसके थ्रू तू नहीं भाग सकता। ठीक है, दिस इज माई किंगडम, ये मेरी मर्जी है कि तू जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या किया जाता था, मान लो ये राजा कुछ बोलेगा, वैसे ये पीछे से आर्मी आएगी, इस राजा के किंगडम को तहस नहस कर देगी, खत्म कर देगी, इस राजा को भी मार देगी। ओके, फर्दर फिर घोड़ा और आगे आगे जाएगा। अब मान लो इस राजा ने भी बोला नहीं भाई, तू मेरे किंगडम में होके जा रहा है, तो क्या करेगी ये आर्मी, अगेन इसको भी मार देगी। भाई आर्मी इसलिए तो भेजी है कि इन केस अगर कोई तो इस घोड़े को रोकता है तो इसको निपटा दो। ठीक है, और नई बाउंड्री इसे एस्टैब्लिश करो जहाँ जहाँ से घोड़ा जा रहा है। ओके, अब मान लो ये वाला राजा इसको दिख गया, पता कि भाई बहुत बड़ी सी तगड़ी आर्मी आ रही है पीछे से, इसके साथ मैं तो नहीं लड़ सकता। ये क्या बोलेगा कि भाई घोड़े, तू मेरी किंगडम से होके चले जा, और मैं राजा को के सामने सरेंडर करता हूँ कि भाई जो मेरा किंगडम है वो अब आपका हुआ, आपके घोड़े को मैंने पीसफुली जाने दिया। ओके, अब क्या हुआ, देखो आपने घोड़ा भेज दिया फ्री, घोड़े ने अब नई बाउंड्री बना दी आपके किंगडम की। दिस यज्ञ, जिसमें घोड़े को फ्रीली भेजा जा रहा है और उसके साथ आर्मी भेजी जा रही है, और कंट्री की और किंगडम की नई बाउंड्री स्टैब्लिश की जा रही है, ये पूरा प्रोसेस है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये अश्वमेध यज्ञ के अंडर आता है। अभी मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता दिया, अब मैं आपको वर्ड्स के थ्रू बताता हूँ जो आपकी बुक में लिखा है। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एज इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। ठीक है, हॉर्स को भगा दिया और उसके पीछे राजाज मैन मतलब राजा की आर्मी रख दी। ठीक है, इफ द हॉर्स वॉन्डेड इन टू द किंगडम्स ऑफ द अदर राजाज एंड दे स्टॉप डेट, दे हैड टू फाइट। अब मान लो किसी दूसरे किंगडम ने, जैसे किसी छोटे किंगडम ने मना कर दिया कि भाई तू ये घोड़ा नहीं जा सकता मेरे किंगडम से होके, तो क्या ये आर्मी है, आर्मी निपटा देगी इस राजा को, वही चीज़ छोटे राजा को। ओके, इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन्स दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रॉगर देन देम। अब मान लो जैसे ये भाई साहब थे, इन्होंने सोचा कि नहीं मैं सरेंडर कर रहा हूँ, तो इसने क्या कर दिया, इसने सरेंडर कर दिया। अभी जो इसकी टेरिटरी है, अभी नए वाले राजा की हो जाएगी जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। ओके, जिसका वो हॉर्स है, सीधी सी बात। ओके, these rajas were then invited to the sacrifices, ठीक है, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts। जो ये राजाज है, इन्हें जैसे जो देखो, जब ये छोटे छोटे राजाज है, इन्हें बुला दिया जाता था, देखो अब तुम तो हार गए, अब तुम्हारी जो किंगडम है वो मेरे अंडर आ गई, इनको भी बुला दिया जाता था। मान लो जैसे मान लो अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, जैसे घोड़ा वापस आ गया, अब इस घोड़े का क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ। वैसे इस घोड़े को मार दिया जाता था, जैसे ही ये अपना काम करके आ जाता था, इस घोड़े को मार देते थे। अब जो प्रॉपर सेरेमनी हो रही है, भाई देखो कोई प्रॉपर यज्ञ हो रहा है, इस घोड़े को भी मारा जा रहा है, इसका सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब प्रॉपर फेस्टिवल टाइप वाइब हो जाती थी पूरे उस किंगडम में। तो उस किंगडम में इन तीनों को भी बुला दिया जाता था, भाई देखो तुम हार गए हो, पर कोई बात नहीं, तुम सेलिब्रेशन में ज़रूर आ सकते हो। ओके, these rajas okay, which were performed. Okay, the Raja who organized the sacrifices were recognized as very powerful, and all those who came brought him gifts। भाई जिस राजा का ये घोड़ा था, अब उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये बहुत पावरफुल राजा है। ठीक है, क्योंकि इसने ये सेक्रीफाइस किया है, और बड़ा सक्सेसफुली सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि जो छोटे छोटे किंगडम्स है वो इसके अंदर आ चुके हैं। ओके, और क्या है?
द राजा वॉज द सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। जब मान लो ये रिचुअल हो रहा है तो राजा सबसे सेंट्रल फिगर होता था। देख रहे हो राजा बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। ओके, ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। अब देखो क्या है, ये जो ये राजा ये कहाँ बैठा है, ये प्रॉपर एक अच्छे से थ्रोन में बैठा है। थ्रोन इन द सेंस जो राजा का प्रॉपर जो कुर्सी होती है उस पर बैठा हुआ है। साथ में मान लो अभी तो यहाँ पे इस इमेज में तो नहीं है, साथ में क्या होता था, आपने देखा वो शेर की खाल का जो कारपेट होता है, ठीक है, लेपर्ड स्किन टाइप, समझ रहे होगे आपको, एक पैटर्न वाला जो प्रॉपर रियल शेर की स्किन का यू कैन से मैट टाइप होगा, उसके ऊपर राजा को बिठाया जाता था और वो इसके अराउंड होता था। ठीक है, अब ये क्या शो करता है, यू कैन से पावर। ठीक है, ओके, सिंबल ऑफ पावर। ओके, हिज चैरिटियर। अब देखो ये है चैरिटियर। चैरिटियर कौन होते हैं, डू आई हैव दिस, नहीं है मेरे पास पिक्चर। चैरिटियर वो होता है, जैसे होता नहीं है वो रथों में जो घोड़ा को चलाते हैं आगे से, आपने महाभारत में देखा होगा। ठीक है, जो वो घोड़ा चलाते हैं, जैसे कृष्ण कृष्ण जी बने थे आई थिंक अर्जुन के, वो घोड़ा चलाने वाले पर्सन। ठीक है, दैट पर्सन इज नोन एज चैरिटियर। ओके, तो मैं एग्जांपल दिया, ठीक है, पर्सनली लेना। तो जैसे चैरिटियर होगा इस राजा का, जो भी चैरिटियर होगा, अब वो उसकी आई कैन से ग्लोरी 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 की कहानियां पढ़ने लगे कि राजा बहुत महान है, इस राजा ने पता नहीं किन किन को हराया था, ये राजा ने पता नहीं क्या क्या किया, मतलब तारीफ कर रहा है बस। ठीक है, इसका ये काम होता था। ठीक है, खड़ा हो जाएगा राजा के साथ और तारीफ करना शुरू कर देगा। ठीक है, चैंट द टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, वही बात, कहानियां कि भाई राजा बहुत पावरफुल है। ठीक है, हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म द वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। अब जो ये राजा है, जिसका परिवार है, जैसे बेटा हो गया, कोई रिश्तेदार, ये वो, सो इनको छोटे छोटे रिचुअल्स अलग अलग तरीके के करने होते हैं। मतलब बहुत बिजी लोग होते थे उस टाइम पे, जो फैमिली वाले होते थे। ठीक है, ओके। द अदर राजाज वो सिंपली स्पेक्टेटर्स। जो ये देखो, ये जो तीन राजा भी पीछे हराए गए थे, ये बेचारे बस बैठ जाते थे स्पेक्टेटर, ताली बजाने के लिए। ओके, Priests performed the rituals including the sprinkling the sacred water on the king। अब आपको पता है पंडित लोग क्या करते हैं जब यज्ञ वगैरह करते हैं, कुछ पानी वगैरह छिड़क रहे होते हैं, गंगा जल वगैरह छिड़क रहे होते हैं किसी उस आदमी के ऊपर जिसके ऊपर ये यज्ञ हो रहा है या कुछ वो हो रहा है। ठीक है, तो प्रीस्ट का काम भी बता दिया। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और द वैश्यास ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स। अब जो ये आम आदमी होते थे, जो टाउन पीपल होते थे, जैसे वैश्यास मर्चेंट कम्युनिटी होगी, और जो नॉर्मल टाउन्स पीपल है, वो क्या करते थे, वो तोहफे लाते थे राजा के लिए। ओके, हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु were regarded as shudras by the priests were excluded from many rituals। अब देखो जो शूद्रस होते थे, you can say the lower segment, the lower section of the society according to the varna system, उन्हें नहीं अलाउ किया जाता था किसी भी रिचुअल्स का पार्ट बनने में। ठीक है, ओके। अब ये वर्नास क्या होता है, बेसिक आपको पता ही होगा। ठीक है, देर आर 4 वर्नास, 4 सोशल कैटेगरीज होती थी पुराने टाइम में। ये कहाँ, ये किसने डिसाइड कर रखा था उस टाइम पे, ब्राह्मण्स ने लिखा हुआ था, किसमें, अपने मनुस्मृति धर्मशास्त्र वगैरह में। ओके, अब उसमें क्या होता था, टॉप में कौन है आपका, ब्राह्मण्स टॉप में, उसके बाद कौन है, क्षत्रियस है, उसके बाद थर्ड कौन सा है, वैश्यास है, लास्ट में कौन है, शूद्रस है। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी। ब्राह्मण्स का क्या काम होता था, पढ़ाई लिखाई। ओके, और सेक्रीफाइस करना। मान लो कोई राजा है, अब देखो राजा का क्या काम होता था, ही इज द फाइटिंग बैटल्स एंड ऑल। ठीक है, लड़ाई वगैरह करनी है, राजा है ना वो, यार क्या करना है उसे, अपने किंगडम को बचाना है दूसरे अटैक से और फर्दर अटैक्स करना है। ओके, नाउ दिस इज द रोल ऑफ राजा। अब मान लो राजा ने सोचा कि मुझे कोई सेक्रीफाइस कराना, कोई यज्ञ कराना है, तो कौन लगेगा उसको, ब्राह्मण लगेगा। ब्राह्मण का क्या काम होता है, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। अब जो राजा है वो ब्राह्मण को देता नहीं, दक्षिणा दे देता है, भाई ये लो जी, केले ले लो 12 क्योंकि आपने मेरा यज्ञ किया। ये वो एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, अगेन पर्सनली नहीं लेना। वैश्यास वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। जो वैश्य कम्युनिटी होती थी, या तो फिर वो ट्रेडर्स होते थे, या तो फिर वो किसान होते थे, या तो फिर हर्डर्स होते थे। हर्डर्स कौन, जो गाय गाय बकरियाँ चराते थे लोग। ठीक है, द शूद्रास आर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। जो शूद्रस होते थे उनका बस ये काम होता था, जो ऊपर के जितने भी ये 3 वर्ण हैं, इनको कोई भी अगर आप ज़रूरत है तो उनको पूरा करना है। ओके, ओके। अब हम जानेंगे जनपदास क्या होते थे, जनपदास का क्या रोल होता था। ओके, ये जो जनपदास टर्मिनोलॉजी है ये क्या है, क्योंकि बेसिकली आप 6th के बच्चों, आपको नहीं पता कि क्या वर्ड आ गया एकदम ही जनपदास। ठीक है, द राजास हु परफॉर्म द बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास ऑफ द जनपदास रादर देन जनास। ठीक है, अभी जनास और जनपदास क्या होता है। ठीक है, जनास आर यू कैन से पीपल। ठीक है, जनास, जना इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ ट्राइब। ठीक है, ट्राइब कौन होता है, बस वो लोग जिनका कोई मतलब प्रॉपर ठिकाना नहीं है, बस ये जा ही रहे जैसे परे जा रहे, ट्राइबल पीपल। लेकिन से जो नहीं, दैट वुड बी रेशियल। तो ट्राइबल्स आर लाइक जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं आज भी। ठीक है, यूजुअली वो फॉरेस्ट वगैरह में लाइफ जी रहे हैं। ओके, द राजाज हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइस। अब देखो जो राजा बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करता था, वो अब जनपदा का राजा घोषित कर दिया जाता था। अब जनास, जनास क्या होते थे, ट्राइबल ग्रुप। जनपदा क्या है, जनपदा के बारे में आगे हम जानेंगे। ठीक है, द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। सम इंपॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन द मैप 4। ठीक है, जनपदास लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट। जनपदा कौन सी जगह है जहाँ पे जना, जना कौन है, आम आदमी, ट्राइबल, जहाँ ट्राइबल लोगों ने अपना पैर रखा है। ठीक है, उस जगह को क्या कहा जाएगा, जनपदा। जना ने पैर रखा है यहाँ पे, देयरफॉर दिस इज नोन एज जनपदा। ओके,
एंड सेटल डाउन सम इंपॉर्टेंट जनपदास से देखो, सब इंपॉर्टेंट जनपदास के बारे में बता रखा है यहाँ पे, जैसे कि पंचाला, कुशाला, वज्जी, मगधा, ये सारे, बस मैं इतना ही बताया अभी आपको। क्या देख लो एक बार ढंग से देख लो, मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपदास such as wait, what is this, पुराना किला in Delhi, हस्तिनापुर in Meerut, and अतरांजखेरा near the Itha. The last two are in the उत्तर प्रदेश। जो ये दो लास्ट है, ये दोनों ये दोनों है पीछे के, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कहने का मतलब बताऊँ क्या, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो जनपदास की कैपिटल थी, मतलब जन देखो आज भी जो कंट्रीज है, कंट्रीज की कैपिटल होती है, जैसे फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, ठीक है। जो यूनाइटेड किंग यूके है, यूके की कैपिटल क्या है, लंदन। इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली। तो उसी तरीके से जो जनपद होते थे उनकी भी कुछ कैपिटल सिटीज़ होती थी। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको जब पता लगी कि ऐसी ऐसी कोई कैपिटल है, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इंडिया में ऐसी ऐसी जगहें ढूंढी और उसको एक्सकवेट किया। ठीक है, एक्सकवेट क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, क्या करते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। ओके, ओके, पीपल कहाँ गया। ओके, तो कौन सी जगहें की थी, जैसे पुराना किला दिल्ली में किया गया था, हस्तिनापुर मेरठ में किया गया था, और ये अतरांज खेरा था एक, जो एक से उत्तर प्रदेश में जगह है, वहाँ पे की गई थी एक्सकवेशन। ठीक है, दे फाउंड द पीपल लिविंग इन द हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज द एनिमल्स। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने से खुदाई की और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो उन्हें एक चीज़ पता लगी। पहली बात तो जो आम आदमी थे वहाँ के, वो बहुत बड़े बड़े घरों में नहीं रहते थे, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के घर होते थे, उनके छोटे छोटे हट्स होते थे, उसमें रहते थे। वो केटल्स रखते थे, केटल्स मतलब गाय वगैरह पालते थे वो लोग, एंड एज वेल एज अदर एनिमल्स। गाय वगैरह के साथ वो और भी चीज़ें पालते थे, जैसे पिग्स हो गया या शीप्स वगैरह हो गया नॉल। ठीक है, ऑफ कोर्स डॉग्स तो पालते ही थे लोग बहुत पहले से। ठीक है, दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड। अब वो कौन सी चीज़ें उगाते थे उस टाइम पे, वो बहुत तरह की चीज़ें उगाते थे, जैसे कि वीट हो गया, ठीक है, गेहूँ उगाते थे, चावल उगाते थे, वीट, बार्ले, पल्सेस दालें वगैरह उगाते थे, शुगर केन, सेसमे, मस्टर्ड, बहुत चीज़ें। ओके, दे मेड अर्दन पॉट्स मतलब ये मिट्टी के घड़े बनाते थे। ठीक है, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर और अदर्स वर रेड। अब जो ये जिनसे पॉट होते थे, पॉटरी होती थी, जो मटके बनाते थे, वो या तो फिर ग्रे कलर के होते थे, कई रेड कलर के होते थे। ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज द पेंटेड ग्रेव। अब जो उस टाइम पे घड़े दिए गए थे, जो घड़े जिस डिज़ाइन के घड़े मिलते थे, जिस स्टाइल और फैशन के वो घड़े होते थे, उनको एक नाम दिया गया था, उस फैशन को एक नाम दिया गया था, दैट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, जब भी कभी ऐसे आपको वर्ड मिलते हैं कि भाई दिस पॉटरी वाज कॉल्ड एज पेंटेड ग्रेवेयर, अब आप कहोगे शायद ये एक मटके को नाम दे दिए, एक मटके को नहीं दिया है, एक फैशन और स्टाइल है, जिस तरीके से ये सारे मटके बनते थे कि उसको नाम दिया गया, उस स्टाइल को नाम दिया गया है ये, जैसे पेंटेड ग्रेवेयर। As it is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometrical patterns. पेंटेड ग्रेवेयर जैसे नाम ही बता रहा है कि जो आपका ग्रेवेयर है, जो आपकी पॉटरी है बनी है, जिसका नाम दिया है, जिस स्टाइल का, उसको पेंट भी किया गया, मतलब उसमें कुछ पेंटिंग की डिज़ाइंस भी बन रखी है। ओके, तो जनपदास यहाँ पे क्लियर है। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट जनपदास मैंने आपको बता देते, जैसे कुरु, पंचाला, कुशाला, वज्जी, मगधा, ये सारी जगह हैं। ओके, अब महाजनपदा क्या वर्ड है, अभी हमने पीछे जनपदास के बारे में पढ़ा, अब महाजनपदास क्या है। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकेम मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर्स, दे वर नोन एज द महाजनपदा, सम ऑफ द ये भी होगा, सम महाजनपदास हैड ए कैपिटल सिटीज, these were fortified. Okay, this means that the huge walls of the wood, bricks and stones were built around them. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। अब देखो, हमने जनपदास वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ा कि जनपदास क्या होते थे, जहाँ पे जन ने पैर रखा है, मतलब जहाँ लोगों ने और ट्राइबल लोगों ने पैर रखा है। ठीक है, जिस ज़मीन पे वो जनपदा हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कोई जनपदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है, वहाँ के जो रूलर्स है वो बड़े स्ट्रांग आ गए, ठीक है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रांग आर्मी हो गई। ठीक है, उनकी जो सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए, बाकी जनपदाओं से बहुत ज़्यादा आगे चल गए। तो उनके लिए एक नाम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया था, दैट वाज महाजनपदा। जैसे मान लो दो तरह का है, एक दिल्ली, एक पुरानी दिल्ली, एक नई दिल्ली है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पुरानी दिल्ली थोड़ी पुरानी है, पुरानी और इन द सेंस पुराने पैटर्न से बन रखी है। ठीक है, जो न्यू दिल्ली है वो थोड़ा सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड है। ठीक है, एक वही चीज़ थी, देखो जनपदा वॉज मोर ऑफ अ प्रिमिटिव, पुरानी जगह ये एंड ऑल, ऐसी ऐसी चीज़। ठीक है, वेराज जो महाजनपदा थे वो मोर डेवलप्ड, मोर एडवांस्ड, मोर सिस्टमैटिक, थोड़े ऐसी जगह, ऐसे किंगडम्स टाइप थे। ठीक है, दिस वॉज अ मोर ऑफ अ टाइटल। ठीक है, जैसे कि एक जनपदा है, एक महाजनपदा है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है महाजनपदा, थोड़ा बड़ी चीज़। जनपदा का एक एडवांस्ड वर्जन इज महाजनपदा इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो ये महाजनपदा होती थी, इनकी जो कैपिटल सिटी होती थी, जो इनकी राजधानी होती थी, वो फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड क्या, किलाबंदी की गई होती थी। जैसे मान लो ये देखो, दीवारें बनाई, अंदर पूरी सिटी है, बाहर प्रॉपर दीवारों से कवर कर रखा है, मतलब बाहर मज़े से प्रॉपर दीवारें बना रखी है, ताकि कोई अंदर बाहर जा ना सके ऐसे ही। ठीक है, विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, दिस मीन दैट द ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन्स वर बिल्ड अराउंड देम। फोर्टिफिकेशन क्या है, किलेबंदी करनी है, दीवारें बनानी है आपको पूरी कैपिटल के राउंड। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, और पता नहीं कितनी कितनी तरह की चीज़ें चाहिए, स्टोन वो भी चाहिए, ब्रिक्स भी चाहिए, ईंटें चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है, रीजंस, फोर्ट्स वर प्रॉब्ली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। फोर्ट्स क्यों बनाए जाते थे, ये जो ये किलाबंदी है, क्यों की जाती थी, ताकि
ताकि जो अंदर के सिटी के लोग हैं वो सेफ फील कर सके, ठीक है। बाहर से कोई अटैक हो गया भाई, सीधा सिटी तबाह हो जाएगी। तो प्रॉपर आपने दीवारें बना रखी है सिटी के अराउंड, तो आम आदमी भी चैन से रह सकता है कि भाई कोई अटैक नहीं होगा ऐसे, ठीक है। ओके, शो हाउ रिच एंड पावरफुल। अब देखो, अब कोई राजा है जिसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, उसके अराउंड प्रॉपर दीवारें बना रखी है। इससे क्या पता लगेगा भाई जो वो राजा है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। ओके, भाई देखो अमीर क्यों है, आप सोच रहे होगे कैसे पता लगेगा जिसके राज्य के अराउंड प्रॉपर दीवारें लगी वो अमीर क्यों है। अब सीधी सी बात, मुझे एक चीज़ बताओ, आपको इतनी बड़ी बड़ी दीवारें चाहिए। अब इन दीवारों को बनाने के लिए आपको पहली बात मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल भी चाहिए, मटेरियल के साथ साथ लोग और लेबर भी चाहिए जो आपके पास ये पूरी दीवारें खड़ी करेंगे। अब लेबर और जो ये सामान है ये फ्री में तो आएगा नहीं, ठीक है। लेबर को भी तो आपको कुछ राशन देना पड़ेगा, कुछ XYZ चीज़ें देनी पड़ेगी ताकि वो आपके लिए काम करे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि राजा के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो लेबर को इतना, यू कैन से, लेबर को इतने पैसे दे सकते हैं ताकि वो दीवारें खड़ी करते हैं, मतलब रिच राजा है, ठीक है, उसके पास बहुत पैसा है। ओके, ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल लिव्ड इनसाइड द फोर्टिफाइड कुड कंट्रोल मोर इजीली। अब देखो, जो लोग इन, यू कैन से, दीवारों के अंदर, इन फोर्टिफिकेशन के अंदर रहते थे, उन्हें कंट्रोल करना आसान होता था। कंट्रोल करना क्यों आसान होता था? कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, इस सबका यू कैन से नोट डाउन है कि भाई कौन अंदर गया, कौन बाहर गया, ठीक है। लोग ऐसी कोई, यू कैन से, वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि पता है कि भाई कोई अगर इन केस मान लो लोगों ने कोई स्ट्राइक कर दी, ठीक है, अंदर, और राजा को पता लगे कि भाई ये लोग मेरे अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, ठीक है, राजा क्या करेगा? अपनी मिलिट्री भेजेगा, वो लोग है वो पकड़े जाएंगे, वो दीवारों से बाहर तो जा नहीं सकते। तो लोग बड़े कंट्रोल्ड वे में रहते थे। ओके, द प्रोसेस, अभी बिल्डिंग ये इतनी बड़ी बड़ी फोर्टिफिकेशन है बनती कैसे थी, ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती थी कि कहाँ कहाँ से दीवार बनानी है। ओके, ब्रिक स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड, अब जो ईंटें हैं या यूं से पत्थर है वो उनका जुगाड़ करना पड़ता था, कहाँ से आएगी ताकि हम दीवारें खड़ी कर सकें। एनॉर्मस लेबर, बहुत सारी लेबर लगेगी, तभी आप कोई इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। अब देखो इतनी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। ओके, वही चीज़ ये लास्ट पॉइंट बता रहा है आपका। ओके, एक पॉइंट मेरी इमेज के पीछे भी छुप रखा है, पहले तो मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, द न्यू राजाज नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए राजाज हैं उन्होंने प्रॉपर आर्मीज मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरीज। इससे पहले में क्या था मैं आपको बताता हूँ, जो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड था, और यू कैन से द अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था, इसमें क्या होता था, मान लो जो राजन है और जो छोटा ट्राइबल राजा है, अब मान लो उस राजन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो क्या क्या करता था, उसके पास ऐसी आर्मी तो थी नहीं कि भाई जिनको तो वो रेगुलर सैलरीज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, नहीं। उस टाइम वो राजन क्या कमांड करता था, जितनी भी फैमिलीज रह रही है उनके जो जो भी मेल मेंबर्स है उन्हें कमांड दिया जाता था कि भाई अब तुम हमारी आर्मी, और तुम्हें कंपल्सरीली मेरे मेरे लिए और इवन से अपने किंगडम के लिए आर्मी की तरह सर्व करना पड़ता था, करना पड़ेगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ कंपल्सरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आर्मी स्टैंडिंग पड़ी हुई है जिस जब भी उसे अटैक कराना करा दो, नहीं। ये जब ज़रूरत होगी तब आर्मी अरेंज कराई जाती थी हर फैमिली के मेल मेंबर्स को इकट्ठा करके। ओके, अब यहाँ पे क्या था, महाजनपदास वाले केस में कुछ अलग था। महाजनपदास में रेगुलर आर्मी रखी जा रही थी, राजा राजा एक रेगुलर आर्मी रख रहा था। रेगुलर आर्मी क्या मतलब, मान लो इन्होंने राजा ने बोल दिया भाई देखो सैनिकों की मुझे ज़रूरत है, तो जो लोग सैनिक बनेंगे मेरे, उसको हम रेगुलर सैलरी देंगे, हर महीने उसको इतना इतना पैसा मिलेगा, और यू कैन से हर साल उसे इतना इतना पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रिविलेजेस मिलेंगे, ये वो सब प्रॉपर सैलरी वाला सिस्टम जैसे आज की आर्मी होती है, ऐसी आर्मी मेंटेन करनी उस टाइम स्टार्ट कर दी गई थी। अब देखो, जो तो मैंने आपको पुराने टाइम की बात की थी, यू कैन से ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात की थी, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में तो ऐसा था नहीं, रेगुलर सैलरी नाम की चीज़ नहीं थी। अब मतलब कुछ भी सैलरी नहीं होती थी, कोई आर्मी अगर फिर लोग सर्व कर रहे थे आर्मी में तो वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका जो ट्राइब है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन हो गया है, मतलब भाई ख़त्म कर देंगे उसकी फैमिली को भी। तो वो लोग ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं और यू कैन से वॉलंटरली भी हर एक मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को इन आर्मी सर्व करना पड़ता था। इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में ऐसा था कि जो लोग आर्मी में है वही आर्मी में है। ओके, ऑफ कोर्स देखो कोई तो एक्सेप्शनल केसेस हो गए, वहाँ पे ज़रूर करना पड़ता होगा नॉर्मल आदमियों को भी, बट इन जनरल इट वाज दैट कि प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी थी उस टाइम के राजास के पास, ठीक है। सोल्जर्स व पेड रेगुलर सैलरीज, वही बात, मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल रहते थे सोल्जर्स, चाहे मान लो कोई अटैक ही नहीं हुआ पूरे साल तो भाई सोल्जर्स फ्री बैठे, उन्हें प्रॉपर सैलरी मिल रही है। Some payments were probably made using the punch marked coins. अब देखो punch marked coins were the first coins जो हमारे यू कैन से सबसे पहले कॉइन्स है जो इंडिया में यूज़ होना स्टार्ट किए थे। ये कब स्टार्ट किए थे, कब ये स्टार्ट हुए थे, यू कैन से यूज़ होना, इट वाज आई थिंक 5th सेंचुरी BC, ठीक है। 5th सेंचुरी BC में जो सबसे पहली तरीके के सिक्के हैं ट्रांजैक्शन के लिए जो यूज़ किए गए थे वो 5th सेंचुरी BC में बने थे, और उनका नाम क्या था, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ओके, बाकी आई थिंक हाँ इधर ही ठीक है। ओके, टैक्सेस। अब टैक्सेस पुराने टाइम में लिए जाते थे कि नहीं लिए जाते थे, सबसे पहला क्वेश्चन। रही बात ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की और अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की, उस टाइम पे टैक्स नाम की चीज़ नहीं होती थी, कोई रेगुलर टैक्सेस नहीं होते थे। रही बात लेटर वैदिक पीरियड में और स्पेशली महाजनपदास में, ठीक है, वहाँ पे टैक्स नाम की चीज़ बिल्कुल थी, और
वसूली जाती थी प्रॉपर्ली, ठीक है, प्रॉपर कायदे से। ओके, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहली बात, क्यों आपको टैक्स की ज़रूरत है, महाजनपदास को टैक्सेस की ज़रूरत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्मी। आर्मी आपने पूरी साल रखनी है, रेगुलर आर्मी रखनी है, हर एक आर्मी का जो भी आदमी है उसे सैलरी देनी है मंथली, ठीक है। अब ओके, सेकंड फर्स्ट रीज़न तो ये था कि आर्मी मेंटेन करनी है। सेकंड रीज़न क्या है, इतनी बड़ी आपने फोर्टिफिकेशन बनानी है, आपको जो पूरा सिटी है, जो आपकी पूरी कैपिटल सिटी है, उसके अराउंड किलाबंदी करनी है। देखो प्रॉपर आपने वो बनाने हैं, यू कैन से दीवारें बनानी है अपनी पूरी सिटी के अराउंड, ठीक है, दीवारों से बंद करनी है पूरी सिटी, तो इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। ये दो जो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से टैक्स कलेक्ट किया जाता था बाय महाजनपदास। फर्स्ट वॉज आर्मी, सेकंड वॉज फोर्टिफिकेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था उसमें कैसे काम चलता था भाई, कोई आदमी है वो गिफ्ट्स दे देते थे नॉर्मली, कि भाई चलो भाई थोड़ा गिफ्ट्स दे दिए, कोई फंक्शन हो गया उस पर, और कुछ ओकेजन्स हो गए तो थोड़ा डोनेट कर दिया पैसा। कंपलसरी हिसाब नहीं था, मतलब वॉलंटरी हिसाब था, कि मतलब अपनी चॉइस से लोग पैसा देते थे, गिफ्ट्स देते थे, दान देते थे, ठीक है। वेर एज जो ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड है, यहाँ पे कुछ कहानी अलग थी, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी लिया जा रहा था। क्यों कंपलसरी लिया जा रहा था? आर्मी एंड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपने यू कैन से टैक्स कलेक्ट करना है, उसके लिए आपने प्रॉपर ऑफिशियल्स रखे हुए थे, ठीक है, जैसे प्रॉपर कलेक्टर्स रखे हुए थे, ठीक है, जैसे टैक्स कलेक्टर थे प्रॉपर, ठीक है, जो टैक्स वगैरह लेते थे, ठीक है, टैक्स मतलब राजा के आदमी जो प्रॉपर टैक्स वसूलने जाया करते थे, ठीक है, घर घर पे, कि भाई टैक्स निकालो आज का, ठीक है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय द पीपल, एज इन केस ऑफ द राजाज ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, ठीक है। अब देखो, पहले वही बात है, ओकेजनल गिफ्ट्स होते थे, कोई फंक्शन आ गया उस पर गिफ्ट कर दिया गया, वो नहीं था सब कुछ। अब प्रॉपर एक एक आदमी जाता था घर पे, एक एक आदमी के घर पे, कि भाई टैक्स निकालो। अभी टैक्स लगता किन किन चीज़ों पे था, ठीक है। सबसे पहले टैक्स ऑन क्रॉप्स, क्रॉप्स के ऊपर टैक्स लगता था, जो मतलब खाने का सामान है उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। टैक्स ऑन द क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगता था, क्राफ्ट पर्सन इन द सेंस मिस्त्री लोग। ओके, हर्डर्स पेड टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, जो हर्डर्स होते थे, जो चरवाहे लोग होते थे, वो क्या, उनको क्या टैक्स देना पड़ता था? उनके जानवरों पर टैक्स देना पड़ता था। मान लो एक चरवाहा है, उसके पास 10 बकरियां, उनमें से 2 से राजा को देनी पड़ेगी ऐसा टैक्स, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू द ट्रेड, अब देखो मान लो कोई गुड्स जा, कोई सामान जा रहा है इधर से उधर जा रहा है, तो वहाँ पे भी टैक्स ले लिया जाता था, जैसे टोल टैक्स टाइप हो गया, कि भाई आपने यहाँ से वहाँ जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजास, जो लोग जंगलों में रहा करते थे, हंटर्स गैदरर्स, उन्हें उन्हें भी राजा को टैक्स देना पड़ता था। कैसे? मान लो कोई जैसे लोगों की कम्युनिटी है जो जंगलों में ही पूरी डिपेंडेंट है, ठीक है, जंगलों से ही खाती है, जंगलों में ही रहती है एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। वो क्या करेंगे, वो एक एलिफेंट ला लेंगे, एलिफेंट राजा को डोनेट दे देंगे एज अ टैक्स, कि भाई देखो हमारा टैक्स है, एक एलिफेंट आपको हमने दे दिया। और यू कैन से जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, हनी, शहद, शहद दे देंगे राजा को, कि भाई देखो इतना किलो शहद आपका एज अ टैक्स हमने दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको ये सारे टैक्सेस भी। अब आपको समझ आ गया चेंजेस इन एग्रीकल्चर। Wait a minute. Okay. Changes in agriculture. There were the two major changes in the agriculture around this time. जो ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड था, इसमें एग्रीकल्चर के 2 चेंजेस आए थे, बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आए थे। फर्स्ट वाज़ द यूज़ ऑफ आयरन प्लो, जो लोहे का प्लो है वो यूज़ होना स्टार्ट हो कर दिया गया था। अब प्लो क्या होता है, जो गाय के पीछे बाँध के, ताकि जिससे गड्ढे टाइप हो जाए, जिससे आप फर्दर ज़मीन को खोद सको, कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो। आयरन प्लो शेयर आपको आई थिंक पता ही होगा प्लो क्या होता है, आप लोग आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली प्लेन्स में होंगे, प्लेन से बिलॉन्ग करते होंगे, ठीक है। वन ओके, वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन प्लो शेयर, जो आयरन प्लो शेयर है, आयरन प्लो का यूज़ होना बहुत ज़्यादा, यू कैन से बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। सेकंड वाज द ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, ट्रांसप्लांटिंग और प्लो शेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे यूज़ होते थे, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम अब पढ़ेंगे अगले अगले पॉइंट में, ठीक है। जैसे देखो, दिस मीन्स दैट द हैवी क्लेई सॉइल्स, अब मान लो कुछ ऐसी जो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी टाइप वाली ज़मीन है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लेई सॉइल है, बहुत ज़्यादा बेकार, यू कैन से बहुत ज़्यादा गीली सॉइल है। अब आप उसको कैसे, उसके साथ कैसे डील करोगे, ठीक है। अब आपने आयरन प्लो शेयर ला ली, जो आयरन का हल है, आयरन का जो प्लो शेयर है, वो ज़्यादा डीप जाएगा, वो ज़्यादा सॉइल को टर्न कर पाएगा, ज़्यादा यू कैन से ज़्यादा अच्छे से ज़मीन को खोद पाएगा, ओके, इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, ओके। तो अगेन वही चीज़, अब आयरन का प्लो शेयर है वो ज़्यादा यू कैन से फर्टिलिटी की फर्टाइल कर सकता है ज़मीन को, ओके। द सेकंड पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, अभी पैडी को ट्रांसप्लांट कैसे करना है, ठीक है, ओके। This means that instead of scattering the seeds on the ground from which the plant would sprout, saplings were grown and then the plant then planted in the fields. अब क्या होता था, व्हाट इज ट्रांसप्लांटिंग? सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अपना आपके पास मान लो कुछ बीज है, आप पहले उसे एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े में लगाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक 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 लगाओगे इसे, ठीक है। प्रॉपर उसकी देखभाल करोगे जब तक वो प्लांट एक अच्छी हाइट का नहीं हो जाता, अच्छे लेवल तक ग्रो नहीं हो जाता, ठीक है, काफ़ी बड़ा नहीं हो जाता प्लांट तब तक, ठीक है। अब क्यों आपने छोटी जगह पे लगाया? ताकि उसकी आप अच्छे से केयर कर सको। अब आपको पता लग गया कि ये प्लांट काफ़ी
बड़ा हो चुका है, तब आप क्या करोगे, जब आपको लग जाएगा कि ये ठीक है, अच्छा बड़ा प्लांट हो गया और आपको लग रहा है कि ये बहुत घने हो गया, अब आप उस प्लांट को वहाँ से निकालोगे जड़ के साथ और इसे काफ़ी ज़्यादा खुली जगह पे लगा दोगे, जहाँ पे प्रॉपर यू कैन से एयर, वाटर एंड एयर सब कुछ है, सनलाइट वगैरह अच्छे से पर्कुलेट कर पा रही है, एक ऐसी जगह पे आप उन्हें ट्रांसप्लांट करके लगा दोगे। दिस इज ऑल ट्रांसप्लांटिंग। पहले छोटी जगह पे लगाया, छोटी जगह में अच्छे से केयर किए, प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उस प्लांट को निकालो और एक बड़ी जगह पे लगा दो। नाउ दिस इज द इंटायर कंसेप्ट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ये पैडी के केस में होता है। नाउ व्हाट इज पैडी? जब चावल को उगाने वाला जो, मतलब सीधी सी बात है, जब चावल को उगाते हैं ना, और लेकिन से चावल को पैडी ही कहा जाता है, जो चावल की फसल होती है उसे आप पैडी कहते हैं। ओके। अब पहले क्या करते थे, बीज को स्कैटर कर देते थे। मान लो कोई ज़मीन है आपके पास, उसमें आप ऐसे ही बीज फैला देते थे, बस खुले बीज फैला देते थे। अब क्या कर रहे हो आप, पहले छोटी जगह पे लगा रहे हो, फिर उस छोटी जगह से उठा के कहीं और लगा रहे हो। ओके। दिस लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। दिस लीड, अब इससे क्या हो रहा है, अब जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपने अच्छे से देखभाल करे हो आप प्लांट के, ऐसे ही आपने हर कहीं फेंक नहीं दिया है। ओके। ओके। अ क्लोजर लुक एट मगधा। अब हम दो यू कैन से उस टाइम के महाजनपदास के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट वन इज गोइंग टू बी मगधा, अदर इज गोइंग टू बी वज्जी। वज्जी इज नॉट अ महाजनपदा, और यू कैन से इज नॉट अ kingdom sort of a thing. Vajji is a very different concept and a very different sort of a polity, जिसे हम नेम देंगे संघास के नाम पे। चलो अभी इतना कम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, अभी जो मगधा है मगधा पे फोकस करेंगे। मगधा बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 सालों में मगधा सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट महाजनपदा बन गया था। कैसे बना था, ठीक है, क्यों, क्या रीजंस थे कि मगधा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, ये अगर आप अच्छे से याद कर लोगे। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि क्लास 12 में जाके उसने आर्ट्स लेना है, तो क्लास 12 में उसके पास ये एग्जैक्टली सेम आंसर है जो कि आपके पास आई थिंक 8 मार्क्स का आता है इन क्लास 12, 12वीं क्लास की बात हो रही है। ओके। मैनी रिवर्स सच एज द गंगास एंड सन फ्लो थ्रू द मगधा। ठीक है, जो बहुत सारी रिवर्स है जो यू कैन से मगधा के थ्रू फ्लो करती है, जैसे कि गंगा और सन। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे, आई थिंक एक ये देखो, ये नाउ दिस इज़ द रिवर सन एंड दिस इज़ द रिवर गंगा। ये मगधा वाले एरिया से जाती है। ठीक है। अब जो ये रिवर्स है, ये बहुत बड़ा रीज़न थी कि मगधा एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस जगह थी। अब सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ, मगधा कहाँ लोकेटेड है? बिहार और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, गंगा रिवर के साथ। और जो ये गंगा रिवर वाला एरिया है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे आप कुछ भी उगाओगे बहुत इजीली उग जाएगा। ठीक है। तो इन द सेंस ऑफ कोर्स भाई, जहाँ पे खाने की कमी नहीं है, वो जो एरिया है, वो जो किंगडम है, वो ऑफ कोर्स प्रॉस्परस होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, गंगा और जो ये रिवर्स है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वॉज वन ऑफ द, मान लो देखो, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई सामान है जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, अब आपको वो सामान यहाँ भेजना है। ठीक है, राजगीर या पटना भेजना है, पटना बाद में पाटलिपुत्र, यहाँ पे पाटलिपुत्र भेजना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई बोट में अपना सामान डाल दोगे, वो बोट फिर नदी से होते 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 यहाँ पहुँच जाएगी ईजिली। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया अभी आपको। ओके, कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे रिवर्स फैसिलिटेट करती है। ओके, वाटर सप्लाई, पौधों को पानी चाहिए, किसका, पौधों को पानी चाहिए ताकि वो अच्छे से उग सके। वो क्या है, क्या, वो जो वाटर सप्लाई वो भी कौन प्रोवाइड कर देता था? वो रिवर्स प्रोवाइड कर देती थी। ठीक है, मेकिंग द लैंड फर्टाइल अगैन। अब रिवर्स का क्या काम है? रिवर्स का क्या काम है? न्यू एलुवियल सॉइल लाना। अब कहने का मतलब देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू एलुवियल सॉइल एंड ऑल, सीधी सी बात है, नदियों का ये काम है कि वो अच्छे से, यू कैन से, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लाती है अपने साथ, जिससे प्लांट्स उगते हैं। अगर इतना भी नहीं समझ आ रहा, बीइंग ए क्लास 6 स्टूडेंट, तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि बस इतना याद कर लो कि जो ये नदी आ रही है, नदी से पानी मिल रहा है, पानी से यू कैन से लैंड फर्टाइल हो रही है। ओके, ये बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, वरना अगर और आगे जाऊंगा तो फिर उसमें जोग्राफी में घुसना पड़ेगा थोड़ा मुझे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। तो जो मगधा का जितना भी रीजन था, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा जंगलों से भर रखा था। ओके। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर आर्मी। जो ये मगधा का फॉरेस्ट वाला एरिया था, इससे इसके दो बेनिफिट्स थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लकड़ी मिल जाती थी, दूसरे आपको एलिफेंट्स मिल जाते थे। अब बोलोगे एलिफेंट्स का क्या काम है? एलिफेंट्स आर्मी में यूज़ हुआ करती थी पुराने टाइम में। एलिफेंट्स की, मान लो जैसे आज के टाइम पे आपके पास वो होते थे, टैंक्स वगैरह होते, उस टाइम एलिफेंट्स होते थे, कि बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। सेकंड, लकड़ी आपको मिल जाती थी, घर बनाने, छत बनानी, कुछ भी बनाना, आपके पास लकड़ी इन्फाइनाइट अवेलेबल है। क्यों? आपके जो मगधे वाले एरिया में, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत थे। ओके। आयरन ओर माइंस। अब आपको पता है जो ये वाला रीजन है, झारखंड और बिहार वाला, यहाँ पे बहुत सारी आयरन ओर माइंस है। जैसे कि आज भी आप देखोगे टाटा स्टील वगैरह के जितने सारे प्लांट्स हैं, जितने सारा स्टील प्रोडक्शन है, आयरन प्रोडक्शन है, वो कहाँ होता है हमारा? वो सारा कहाँ होता है? मगधा वाले, यू कैन से झारखंड वाले एरिया में, और यू कैन से मगधा वाले एरिया में। तो वहाँ पे आयरन तो था ही। अगर आयरन है, आयरन का सबसे पहले बेनिफिट क्या है? आपने तलवारें बनानी है, तलवारें बन जाएगी। आपको यू कैन से प्लो बनाना है, प्लो बन जाएगा। आपको और कुछ आयरन से चीज़ें बनानी है, वो ईजिली बन जाएगी। ओके। अब हम मगधा के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे कि Magda had two very powerful rulers, Bimbisar and Ajatsattu. अभी अजातशत्रु और बिम्बिसार वन ऑफ दी मोस्ट, यू कैन से, पावरफुल रूलर्स थे मगधा के। और यू कैन से क्लास 12 में इन दो रूलर्स को विजनरी वर्ड इन दोनों के लिए यूज़ कर रखा है। मतलब बड़े फार साइटेडनेस थी, मतलब बहुत दूर का सोचते थे, और बहुत ज़्यादा अच्छे, और यू कैन से बहुत ज़्यादा
इंटेलिजेंट राजा हुआ करते थे उस टाइम के, ठीक है। फर्दर एक और राजा है जिनका नाम था महापद्मनंदा, वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है, जो कि आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा अगर आपने मौर्य कोई मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड या चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड अगर आपने कोई वो देखा है, सीरियल देखा है इन पास्ट, ठीक है। ओके। राजगीर, अब देखो राजगीर क्या जगह है, ठीक है। राजगीर वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा, ठीक है। दिस इज राजगृह। राजगृह मतलब जहाँ राजा रहता है, राजा का घर, राजगृह, ये थी कैपिटल मगधा की, ठीक है। राजधानी ऑफ मगधा वॉज राजगृह। बाद में क्या हुआ, राजा ने क्या किया कि वो जो जगह थी राजगृह की जगह थी, उसे रिप्लेस कर दिया और अपनी नई कैपिटल बना दी, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। अब ये पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना में। पटना कहाँ है आपको पता है, बिहार के सेंटर में यहाँ पे कहीं पटना है, ओके। एक्सक्यूज मी। More than 2,300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become the world conqueror. अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपने सुना होगा, पूरस का युद्ध, आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओके। मैं क्या, ओके, वेट अ सेकंड, ओके। अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसेडोनिया, अब उसी अलेक्जेंडर की यहाँ पे बात करी जा रही है, जो जिसको पूरा दुनिया जीतनी थी, ठीक है। एक पूरस जिसको पूरी दुनिया पे अपना राज फैलाना था, ओके। Okay, where is this? Okay, okay. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer the parts of Egypt and the West Asia, and came to Indian subcontinent, reaching up to the banks of Bias. जो मैसेडोनिया जो यू कैन से अलेक्जेंडर द ग्रेट था, ऑफ कोर्स उसने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा नहीं किया, बट उसने काफ़ी ज़्यादा एरियाज कैप्चर कर दिए, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, इसने इजिप्ट को कैप्चर कर दिया था, और जो वेस्टर्न एशिया है, यू कैन से जो पाकिस्तान से भी परे वाला एरिया बोलूँ मैं, अफगानिस्तान वगैरह के अराउंड, इतना इतना एग्जाम्पल ले लो, जो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वगैरह वाला एरिया, यू कैन से ईरान वाला एरिया, ये सब कैप्चर कर दिया था किसने, अलेक्जेंडर ने, ओके। ओके, एंड केम टू द, अब देखो अलेक्जेंडर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, ब्यास रिवर तक यू कैन से अलेक्जेंडर पहुंच चुका था। फर्दर अलेक्जेंडर नहीं आ पाया इंडिया में ड्यू टू, देखो कई रीजंस कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक क्यों नहीं किया। पहला रीज़न ये भी होता है कि जो हम इंडिया के रूलर्स है, जो उस टाइम पे इंडिया की जो आर्मी थी वो वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट थी, तो अलेक्जेंडर डर गया कि भाई यहाँ नहीं। और सेकंड रीज़न बताया जाता है जो ब्यास रिवर है वो बहुत ज़्यादा यू कैन से स्ट्रॉन्ग रिवर थी, और इन द सेंस बहुत ज़्यादा बड़ी रिवर थी, तो अलेक्जेंडर की आर्मी देख के डर गई कि भाई इस नदी को पार कैसे करना है। तो इस वजह से अलेक्जेंडर इंडिया पे नहीं कभी अटैक कर पाया, ठीक है। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स हिज सोल्जर्स रिफ्यूज, जैसे ही अलेक्जेंडर ने बोला कि भाई इस ब्यास रिवर को पार करके इंडिया पे अटैक करो, तो जो सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज़ कर गए थे। फर्स्ट रीज़न ये था कि भाई नदी बड़ी खतरनाक थी। दूसरा रीज़न क्या था, जो यू कैन से सोल्जर्स है उन्होंने सुना हुआ था कि जो इंडिया के रूलर्स है और यू कैन से जो इंडिया की आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे हम नहीं लड़ सकते, हम हार जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, ओके। ओके, अ क्लोजर लुक अवज्जी, अब हम बात कर रहे थे, देखो हमने दो इंपॉर्टेंट महाजनपदास के बारे में मुझे पढ़ना था, ठीक है। फर्स्ट वाज द मगधा, यू कैन से फर्स्ट वाज द मगधा, ठीक है। सेकंड इज वज्जी। वज्जी को हम महाजनपदा भी नहीं कहेंगे, वज्जी के लिए एक अलग ही नाम यूज़ किया जाता है, दैट इज संगा, ठीक है। संगा, और एक और नाम संगा के साथ यूज़ किया जाता है, दैट इज गना। गना और संगा एक नाम है जो वज्जीज को डिस्क्राइब करता है। ना वज्जी क्या है, देखो वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैप है मैंने डाला हुआ, चलो ये देख लो, दिस इज द एरिया ऑफ वज्जी, ठीक है, ये वज्जी है, ठीक है, इनका एरिया। इसे आप ऐसा नहीं कहोगे कि वज्जी इज अ किंगडम, ठीक है, आप ये नहीं कहोगे वज्जी इज अ महाजनपदा, वज्जी इज अ संघा, ठीक है। संघा ही एक नाम है, जैसे आप कहोगे ना कि जैसे हम यूज़ करते हैं नाम कंट्री, हम यूज़ करते हैं नाम किंगडम, हम करते हैं नाम यूज़ की एम्पायर, हम यूज़ करते हैं नाम की स्टेट, ठीक है। वैसे ही वज्जी के लिए जो नाम यूज़ किया जाता था वो होता था इट इज़ अ संघा। अब ये संघा क्या होता है, क्या डिटेल होती है संघा की, अब हम जाने वाले हैं। वज्जी वॉज वेरी वेरी डिफरेंट। यूजुअली कुछ एरिया होती थी, टेरिटरी होती थी, उसे कौन रूल करता था उस टाइम में, राजाज रूल करते थे, ठीक है। और बहुत बड़े एम्पायर्स होते थे, उसे एम्परर रूल करता था। अब वज्जी एक ऐसा एरिया था जिससे ना कोई एम्परर रूल करता था, ना कोई यू कैन से कोई एक किंगडम का किंग या कोई रूल करता था। यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम चलता था, अलग ही तरह की पॉलिटी थी, अब हम उसे समझेंगे, अलग ही तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था, अब हम उसे समझने वाले हैं, ओके। Vajji with its capital वैशाली, बिहार वॉज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज द गना और संगा। जो ये बिहार जो वज्जी है, वज्जी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट चलती थी, जिसे गना और संगा कहा जाता था, ठीक है। कैपिटल कहाँ थी वज्जी की, पहले तो ये देख लो, वैशाली, ठीक है। इन अगना और द संगा देर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स एंड ईच वन हैज वाज नोन एज राजास। जो ये कैन से वज्जी संगा होता था, वज्जी संगा में एक रूलर नहीं होता था, एक राजा नहीं होता था, यहाँ पे बहुत सारे राजाज होते थे, ठीक है। अभी राजाज कैसे काम करते थे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दीज राजाज परफॉर्म द रिचुअल्स टुगेदर, जो ये बहुत सारे राजाज थे, मान लो ये कोई टेरिटरी है, ठीक है, ये टेरिटरी है, इस टेरिटरी को ऐसे तो वैसे तो यूनाइटेडली देखा जा रहा है, यूनाइटेडली देखा जा रहा है विद इन वज्जी। इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे राजाज हुआ करते थे। अब ये छोटे छोटे राजा पूरे एक वज्जी को चलाया करते थे, ऐसा नहीं था कि एक राजा अपने अलग टेरिटरी के लिए लड़ रहा है, दूसरा अलग टेरिटरी के लिए लड़ रहा है। जब भी कभी कोई ऐसी लड़ाई वगैरह वाला सिनेरियो होता था तो सारे लोग साथ आ जाते थे, ठीक है, सारे छोटे छोटे राजा साथ आ जाते थे, ओके। ओके, वेयर वर वी, ओके।
They also met in assemblies and decided what had to be done, discussed and debated, and attacked. They were attacked and discussion. ओके, ठीक है, कहने का बताऊंगा मतलब है, जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, जब भी कोई डिसीजन लेना होता था, उसके लिए प्रॉपर असेंबलीज बनी होती थी। असेंबलीज क्या होता था, ये सारे राजा साथ में आते थे, एक टेबल में बैठ जाते थे, फिर बात करते थे कि आगे हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन, रिगार्डिंग द इंटायर वज्जी, ठीक है। ओके, ओके। अब कैसे करते थे, असेंबली में बैठ जाते थे, फिर वहाँ पे क्या होता था, डिस्कशंस और डिबेट्स होती थी कि भाई क्या करना है फ्यूचर में। कई लोग डिबेट करने लग जाते थे, नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा समझौते के बेसिस पे वज्जी की पॉलिसीज़ बनती थी, वज्जी के डिसीजंस बनते थे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख रखा है, मान लो कोई एनिमी है, कोई मतलब फॉरेन किसी महाजनपदा ने मान लो मगधा ने अटैक कर दिया वज्जी के ऊपर, तो क्या करेंगे अब वहाँ के लोग, ये लोग आएंगे सारे राजा, पता लग गया जो सारे राजा उनको पता लग गया कि मगधा अटैक करने वाला है, तो सारे राजा एक साथ बैठेंगे टेबल पे, फिर करेंगे डिस्कस क्या फ्यूचर में हमें क्या करना है, ठीक है, कैसे कैसे हमें डिफेंड करना है अपने आप को, कैसे कैसे मगधा से बचना है, अटैक करना है, जो भी करना है, ये सारे राजा फिर इकट्ठा आके असेंबली में डिसाइड करेंगे। ओके, राजाज ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघास, जो बहुत सारे, वेट अ सेकंड, ये भूल गया मैं एक पॉइंट, ठीक है। हाउएवर द वुमेन दासas एंड द कर्मकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। अभी दासas कौन होते थे, जो दासas यू कैन से स्लेव्स टाइप, ठीक है। कर्मकारास कौन से होते थे, कर्मकारास आर आल्सो लाइक, अभी इतना आप याद रख सकते, दे आर आल्सो लाइक स्लेव्स टाइप, ठीक है। दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, इवन विमेन दासास जो स्लेव्स होते थे, और जो कर्मकारास है, इवन से टाइप ऑफ स्लेव्स टाइप ही, ठीक है। ये जो तीन लोग थे, ये कभी भी इन असेंबलीज का पार्ट नहीं बन सकते थे। थोड़ा इवन से पेट्रियार्कल और इवन से बट डिस्क्रिमिनेटरी थोड़ा सेटअप था वज्जी का, दैट्स अ होल डिफरेंट कंसेप्ट, बट हाँ, अगर हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक फैक्चुअल डेटा है कि वेमेन दासा से कम करा जो जो सारी असेंबलीज थी, इसमें पार्ट नहीं इनके डिसीजंस में इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता था, और ये लोग जा भी नहीं सकते थे जब भी कभी ये असेंबलीज होती थी उनमें। ओके, राजास ऑफ द पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्कर द संघास, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन से मगधा की इनडायरेक्टली बात हो रही है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल महाजनपद होते थे, वो कभी वज्जी के ऊपर अटैक नहीं कर पाया उन्होंने, और यूजुअली किया भी नहीं, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वज्जी इंडिपेंडेंट ही रहा। इवन मैं आपको बताऊं, गुप्ता एम्पायर तक वज्जी इंडिपेंडेंट ही रहा, वे वज्जी के ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया। कब तक, क्या बोल रहा हूँ मैं, गुप्ताज के टाइम पीरियड तक। अब गुप्ता एम्पायर क्या है, बाकी आप जब पूरी ये बुक पढ़ोगे अब, तब आपको ये जो पॉइंट है ये सेंस बनाएगा, ये और आपको पता लगेगा जो वज्जी संघा ये कितना लंबा चला था, जो संघास का कल्चर है कितना लंबा चला था। ओके, नेवरदलेस दीज लास्ट, ओके, कॉन्क्रीट बाय द गुप्ता रूलर्स अबाउट, कहने का मतलब ये कि गुप्ताज ने एक्चुअल में लास्ट में इनको कॉन्कर कर दिया था, वो भी एक मैरिटल अलायंस के थ्रू करा था, वो आप आगे इन फ्यूचर पढ़ोगे। ओके, कहने का मतलब बताऊंगा, जो चंद्रगुप्त नहीं, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे का आगे के लिए रखते हैं, ठीक है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जी फ्रॉम द दिघा निकाय, a famous Buddhist work which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down on 2300 years ago. एक एग्जांपल दे रखा है कि वज्जी संघा, और एक से इसमें बताऊं क्या होता है। जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु कौन है, महाजनपदा का राजा। महाजनपदा के राजा क्या करते हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम ना वज्जी के ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है। अजातशत्रु ने डिसाइड किया हम वज्जी के ऊपर अटैक कर देंगे। अब इसमें पूरा डिस्कशन होता है कि किस तरीके से वज्जी के जितने सारे एम्पायर है, वैसे वज्जी के जितने सारे राजाज है, वो किस तरीके से मीटिंग करेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, बुद्धा asked whether the, okay, Ajatasattu wanted to attack the Vajji, ठीक है। He sent his minister named Visakara to the Buddha to get his advice on the matter. अब पता लग, देखो क्या होता है कि अजातशत्रु अटैक करने वाला होता है किसके ऊपर, वज्जी के ऊपर, तो एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर एक आदमी को भेजता है, ठीक है। कौन सा मिनिस्टर, वज्जी का मिनिस्टर एक आदमी को भेजता है, बुद्धा के पास जाओ, लॉर्ड बुद्धा से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा एक चीज़ बोलता है, द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन द फुल असेंबलीज। बुद्धा पूछते हैं जो वज्जी के बहुत सारे जितने सारे राजा है, ये प्रॉपर असेंबलीज में मीटिंग वगैरह कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है, पहले ये पूछते हैं वो, ठीक है। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट वज्जी कुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, ठीक है। बुद्धा कहते हैं कि हाँ भाई, अगर ये सारे जितने वज्जी के राजा थे ये साथ में मीटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तब तक वज्जी को कुछ नहीं होने वाला, वज्जी का कोई नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो अजातशत्रु अटैक करे, चाहे जो भी अटैक करे। यू कैन से वज्जी संघा को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक प्रॉपर राजा मीट कर रहे हैं, प्रॉपर कॉपरेट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। ओके, they held full and frequent public assemblies. They met and acted together. कहने का मतलब है कि प्रॉपर असेंबलीज में आते थे, साथ में ये कुछ एक्ट करते थे। दे फॉलोड द एस्टैब्लिश्ड रूल्स, प्रॉपर रूल्स फॉलो करते थे। XYZ चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है कि किस तरीके से वहाँ के लोग कॉपरेट किया करते थे, ठीक है। बस ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बताना चाह रहा था कि ये जो वज्जी संघा है वो कितने अच्छे से कॉपरेट करता था, और कॉपरेट करके उसने कितने लंबे टाइम तक वज्जी संघा सर्वाइव किया। ओके, जैसे कि मैंने बताया गुप्तास तक किया। ओके, गुप्तास बहुत 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 लेट आए थे, ठीक है, बेसिक आपको बताने के लिए। ओके, so I think this is the end of the chapter. I hope this video was helpful. If you think this video is helpful, make sure to like, students. So this is the end. Bye bye.